नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल बिटवीन लव एंड वॉर जिसकी राइटर है माहा गुल, उसकी ये छठी एपिसोड है। और आप लोगों के साथ एक अच्छी बात शेयर करूं, पहले जो मेरे पास पीडीएफ था वो इतना ख़राब था, इतना ख़राब था, और मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी कि यार मैं इसको कैसे पढूं। दरमियान में मैं चुप कर जाती थी, दरमियान में मुझे खुद से कुछ जोड़ तोड़ करके उसको बोलना पड़ रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी ना। तो फाइनली यार मुझे एक अच्छा पीडीएफ मिल गया। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसको पढ़ते हुए। आधी चीज़ें तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या लिखा हुआ है, और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैंने मतलब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने पहले ये क्यों नहीं किया। तो फिर मैंने गई हूँ और फिर मैंने एक और पीडीएफ देखा है, तो मुझे लकीली एक नया पीडीएफ मिल गया है जो कि बहुत ही अच्छा है और उस पर साफ लिखा हुआ है सब कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी छठी एपिसोड को, और अब पढ़ने में मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि अगर कुछ अच्छा ना लिखा हुआ हो और फिर मैं उसको पढूं। आप लोगों को भी पता होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें अंदर से स्किप कर देती थी क्योंकि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो अब बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस छठी एपिसोड को। ख़याम ने रिजवान साहब को उम्रे पर जाने के लिए मना लिया और उन्हें किसी से भी इस बारे में बात करने से मना किया, और फिर रात की फ़्लाइट से उन सबको एयरपोर्ट छोड़ आई। लेकिन ये बात राजपूत पेंशन में ही रही। आज सफ़िया बेगम ने उन लोगों को खाने पर बुलाया था, तो अब वो सब रेडी होकर वाइट पैलेस जाने वाली थी। भाई यार क्या कर रहे हैं आप? दानियाल ने झुंझलाकर हसाम से पूछा, जो कब से अपने मोबाइल में गुम था। हाँ, कुछ नहीं, बस देख रहा था जब रुखसती की डेट लेने जाते हैं तो क्या क्या लेकर जाना पड़ता है। हसाम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बसाम और फ़तीन का कहका गूंजा, जबकि दानियाल ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। हंस लो तुम लोग, अब मैं सिर्फ अपनी रुखसती की बात करूंगा चचा से। हसाम ने उन्हें घूरते हुए कहा, तो दोनों सेकंड में संजीदा हुए। यार भाई मजाक था, बसाम ने मुंह बसोर कर कहा। तो हसाम ने उसे घूरी से नवाजा। आज तो चाचू लोग डिनर के लिए आ रहे हैं, इसीलिए कल जब ख़याम लोग घर नहीं होंगी तो चाचू से रुखसती मांगने जाऊंगा। अब मैं इस मामले में देर नहीं करना चाहता, हसाम ने संजीदा लहजे में कहा। तो फ़ातीन और दानियाल ने गड़बड़ाकर नज़रों का जाविया बदला। अगर उनके भाई को पता चले कि उसके भाई खुद से रुखसती शुरू वगैरह कर चुके हैं तो कितनी दुर्गत बननी है उनकी। बसाम तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फ़तीन ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेर कर मुस्कुराकर हसाम को देखा, जो बिल्कुल संजीदा था। ख़याम की गैर मौजूदगी में क्यों? क्या वो रुखसती से मना कर देगी, या आप ख़याम से डरते हैं? बसाम ने लब दबाकर कहा। तो एक पल के लिए हसाम गड़बड़ा गया, फिर सख्त नज़रों से बसाम को देखा। ख़याम क्या होता है? रिश्ते में बड़ी है तुमसे, भाभी कहा करो बात बदलने को। बसाम को डांटा तो उसने मुंह बसोर कर जी भाई कहा। रिजवान नहीं आया, सफ़िया बेगम ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, जिसकी सरबराही कुर्सी पर हसाम उसके दाएं जानिब, ख़याम जबकि बाएं जानिब फ़तीन, फ़तीन के साथ अहनान भी, नबाल और दानियाल, जबकि ख़याम के साथ माइसा और बसाम, बसाम के साथ परा, और आखिर में सना, जबकि हसाम के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर सफ़िया बेगम बैठी थी, जबकि फहद वहाँ मौजूद नहीं था। अपने घर को यूँ मुकम्मल देखकर हसाम को अपने रगो पै में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। अगर सामने बैठी औरत बेशक उनसे मोहब्बत ना करती, लेकिन वो भी ना करती जो वो कर चुकी है, तो वो कितनी अजीज़ होनी थी उन सबको। हसाम ने सोचते हुए सर झटका। बाबा खाना जल्दी खा लेते हैं, अब तो वो सो भी चुके होंगे। वैसे भी आजकल सर्दी ज़्यादा है, वो मेंशन से कम ही बाहर नहीं जाते हैं, ख़याम ने अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। तो सफ़िया बेगम ने हनकारा भरा। कुछ देर सभी खामोशी से खाना खाते रहे, जब ख़याम को अपने पाँव पर हसाम के पाँव का लम्स महसूस हुआ। ख़याम ने हैरान नज़रों से उसकी जानिब देखा, जो बिल्कुल संजीदा मिजाज लगता था, मगर हरकतें कॉलेज बॉय जैसी थी। अभी वो इस झटके से ही नहीं संभल पाई थी जब हसाम ने ख़याम का हाथ मजबूती से थाम लिया, जिस पर ख़याम ने सख्त नज़रों से हसाम को घूरा, जो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। मुझे कुछ पूछना था तुमसे ख़याम, फरा की संजीदा आवाज़ पर ख़याम ने उसकी जानिब देखा। पूछो। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें हॉस्पिटल देखा था, गायनोकोलॉजिस्ट के रूम से निकलते। मुझे लगा शायद तुम लोग छुप के हमें गुड न्यूज़ देने वाले हो, जबकि वहाँ जाकर मुझे जो मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। अफसोस भरे लहजे में कहती वो वहाँ बैठे सब लोगों को जहर लगी, जबकि फरहा की बात पर ख़याम के चेहरे का रंग एकदम से फक हुआ, जबकि हाथ पर हसाम की गिरफ्त मजबूत महसूस हुई। अभी अनान या नवाल गुस्से से कुछ कहती कि ख़याम की नरम आवाज़ गूंजी। क्या पता चला तुम्हें फरा? ख़याम ने आम से लहजे में कहकर चावल मुंह में डाले।
तो फराह के सीने पर सांप लौट गए। वो तो उसका तमाशा बनाना चाहती थी लेकिन वो खामोश थी। सॉरी, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम माँ नहीं बन सकती। फराह की बात पर उन सब ने जब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची, जबकि माइसा ने अपनी प्लेट पूरी कुव्वत से पीछे को खिसकाई कि वो सामने पड़े ग्लास से लगी, जिसके बायस पानी से भरा ग्लास टेबल पर गिर गया। हाँ हाँ, सो फनी फराह यार। अगर मेरी रुखसती हुई होती या तुम्हारा भाई पहले मेरे हाथ लग गया होता तो तुम्हें ज़रूर गुड न्यूज़ सुनाकर इस बात को झूठ साबित करती। हयाम ने मध्यम कहका लगाकर हंसते हुए कहा। तो अनान लोगों ने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा, जबकि हयाम का हसाम को फराह का भाई कहना उससे आग लगा गया। वैसे तुम क्या लेने गई थी गायनाकोलॉजिस्ट के पास? कहीं तुम तो नहीं हमें गुड न्यूज़ देने वाली? हयाम ने लहजे में हैरत समोकर कहा। तो फराह तनफन करती वहाँ से चली गई, जिसके थोड़ी देर बाद सफ़िया बेगम भी उठ गई, जबकि वह आराम से अपना खाना खाने में मसरूफ़ रहे, जैसे उनके जाने से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। और सच भी यही था कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़ातीन बेड पर बैठा मुसलसल अपने पाँव को हिलाते बेचैनी से अनान के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो उसे अनान का मूड ठीक लगा था, मगर फरहा के बात करने के बाद से फ़ातीन को अनान का मूड ऑफ लग रहा था। जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो फ़ातीन ने उसे इशारे से अपने रूम में जाने का कहा, जिसे वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फ़ातीन जल्दी से अपनी जगह से उठकर अनान की जानिब बढ़ा। अपने सामने फ़ातीन को देखकर अनान ने इग्नोर करके बाहर जाना चाहा, जब फ़ातीन एक ही जस्त में अनान तक पहुंचा और उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ है तुम्हें? मूड क्यों ऑफ है? अपने दोनों हाथ अनान की कमर पर बांधते हुए नरमी से इस्तफार किया। मेरा मूड क्यों ऑफ होगा? अब हटो फ़ातीन, सब बाहर वेट कर रहे होंगे। अनान ने फ़ातीन का हसार तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि फ़ातीन संजीदा नज़रों से अनान को देख रहा था। उस दिन मुझे बिना बताए क्यों वहाँ से आ गई थी? अनान की कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते सर्द लहजे में इस्तफार किया तो अनान ने नज़रें उठाकर फ़ातीन के चेहरे की तरफ देखा। ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पहने अनान को वो इस वक्त जानलेवा हद तक हैंडसम लग रहा था। अनान की टिकटिकी बांध कर देखने पर फ़ातीन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। फ़ातीन चाहे जितना मर्जी उससे नाराज़ हो जाए, वो जाने अनजाने में हमेशा कुछ ऐसा कर देती थी कि फ़ातीन को अपना गुस्सा हवा होता महसूस होता था। शायद वो कभी उस लड़की पर गुस्सा नहीं कर सकता था जिसमें उसकी जान बसी थी। ऐसे ही अनान की मध्यम सरगोशी पर फ़ातीन ने उसे घूरा। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है वो सुबह मेरे लिए कितनी अहम थी? अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ मैं तुम्हारा चेहरा देखकर करना चाहता था, तुम्हारे चेहरे पर खिले अपनी मोहब्बत के रंग देखना चाहता था, और तुम मुझे छोड़ आई। आन, शिकायत भरे लहजे में कहा तो अनान ने चेहरा झुका लिया। फराह की बात पर गुस्सा हो? अनान को बाहों में भरे पीछे बेड पर गिरते हुए कहा तो अनान ने झट हाँ में सर हिलाया। तो फ़ातीन को उसकी मासूम हरकत पर टूट कर प्यार आया तो आहिस्ता से झुककर अपने लब अनान के माथे पर रख दिए, जो अब फ़ातीन के कुर्ते के बटन को कभी खोलती और कभी बंद कर रही थी। हसाम भाई से बोले कि अपनी महबूबा को और उसकी ज़बान को काबू में रखे, वरना मेरी बहन या मैंने कुछ किया ना तो तुम सबको बुरा लगना है। अनान ने मुँह बसोर कर कहा तो फ़ातीन ने बामुश्किल अपना कहका ज़ब्त किया। उस फराह के लिए वो मियाँ बीवी ही काफ़ी हैं। तुम बस अपने शौहर की दिल पर रहम करो, जिसको तुम बहुत बेरहमी से काबू में किए बैठी हो। फ़ातीन ने करवट बदलकर अनान के ऊपर झुकते हुए बोझल लहजे में सरगोशी की तो अनान को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। अनान ने नज़रें उठाई तो फ़ातीन की जज्बात से सुर्ख होती आंखों से टकराई। फ़ातीन के वजूद से उठती उसके कलून की खुशबू अनान को अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। अपने दोनों बाजू फ़ातीन की गर्दन पर बांधकर उसे अपने चेहरे की तरफ झुकाया तो फ़ातीन ने झुककर अपना गाल अनान के गाल से रब किया। अभी फ़ातीन अपने लब अनान के लबों पर रखता कि फ़ोन की आवाज़ पर बदक कर पीछे हुआ, क्योंकि उसके मोबाइल की ये रिंग नहीं थी। उसे लगा शायद कोई रूम में आ गया, लेकिन गुस्सा तो तब आया जब अनान ने अपनी जैकेट से मोबाइल निकाल कर कॉल कट की और जल्दी से उठी। कहाँ? आज तुम कहीं नहीं जा रही, मेरे पास रहोगी? अनान को बाहर की जाने बढ़ते देख फ़ातीन ने सख्त लहजे में कहा तो अनान ने घूर कर उसे देखा। बहुत इम्पॉर्टेंट शो है मेरा, जाना ज़रूरी है। अनान ने अपना हाथ फ़ातीन के हाथ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, जो सख्ती से अनान का हाथ थामे खड़ा था। चलो मैं छोड़ आता हूँ। हनूज अनान का हाथ थामे कदम बाहर की जाने बढ़ाए। मैं चली जाऊँगी, अनान ने झुंझलाकर कहा तो फ़ातीन ने पलटकर गुस्से से उसे घूरा, जिस पर अनान ने खामोश होकर सर झुका दिया। हसाम नीचे बिछे कालीन पर हयाम को अपने हसार में लिए बैठा, टेरिस के दरवाजे से टेक लगाए सामने आसमान पर 14वीं के चांद को देख रहा था, और कभी हयाम को जो टिकटिकी बांधे चांद को देखने में महव थी। अब मुझे इस चांद से जेलसी हो रही है,
हयाम के कान में गमगीन लहजे में सरगोशी करके कान की लो को दांतों में दबाकर छोड़ा तो हयाम ने गर्दन मोड़कर हसाम को देखा, जो चेहरा हयाम की तरफ झुकाए उसे ही देखने में मसरूफ था। हयाम के उस तरह चेहरा मोड़ने पर दोनों के चेहरों के दरमियान 1 इंच से भी कम फासला रह गया था। अपने चेहरे पर हसाम की पड़ती तेज़ गर्म सांसें हयाम को जैसे झुलसा रही थी। पलकें लर्ज कर सुर्ख गालों पर झुक गई। मैं खूबसूरत हूँ या चांद? हसाम की नज़रों से बचने के लिए हयाम ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर सरगोशी में पूछा तो हसाम ने अपना हसार हयाम के गिर्द तंग कर दिया, जबकि बोलते हुए हयाम के होंठ जब हसाम को अपनी गर्दन पर महसूस हुए तो उसे अपना आप उस लम्हे बहकता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारा और चांद का क्या मुकाबला? वो तो सारी दुनिया का है और तुम तो हसाम राजपूत के लिए ही सारी दुनिया हो, सिर्फ़ और सिर्फ हसाम राजपूत की, जिसे जब चाहे देखने, महसूस करने और छूने का हक सिर्फ मेरे पास है। इस चांद में तो दाग भी है, जबकि मेरी हयाम तो शफाफ पानी जैसी है। हयाम के चेहरे पर अपना लम्स छोड़ते मध्यम लहजे में सरगोशियाँ करता हयाम को खुद में समेटने पर मजबूर कर रहा था। दाग तो मुझ में भी है ना? कुछ सोचते हुए हयाम ने चेहरा हसाम की तरफ करके कहा तो हसाम के चेहरे पर साया लहरा गया। हसाम के लिए तो सिर्फ एक वही काफ़ी थी, लेकिन वो ये भी जानता था इस महरूमी पर वो कितनी तकलीफ़ में, और शायद वो सारी उम्र भी उसे इस बात का यकीन दिलाता रहे कि हसाम राजपूत को हयाम से सिर्फ उसकी मोहब्बत और उसके साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो तब भी शायद वो यकीन न करे। इसीलिए बिना कुछ कहे नरमी से हयाम के होंठों को छूकर अपना सर उसके सर से टिका दिया। तो फिर यही कहूँगा, हसाम राजपूत खुद गर्ज है, उसे चांद पर चाहे दाग पसंद ना हो, अपनी हयाम के हर दाग से इश्क है। हयाम के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रक्स करने लगी, मगर अभी वो कुछ समझती कि हसाम ने उसका सर ज़मीन पर रखा और उठकर हयाम के पेट के पास आया। अभी वो शर्ट ऊपर करता कि हयाम ने हड़बड़ाकर हसाम के हाथ थाम लिए। चेहरा पल में सुर्ख अनारी हुआ। अभी मैंने क्या कहा था? तुम्हें देखने, महसूस करने और छूने का सिर्फ मेरा हक है, तो ये गुरेज भेजा है। नरमी से हयाम के हाथ हटाकर शर्ट ऊपर खिसकाई तो हयाम ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली, जबकि पेट के बिल्कुल दरमियान में 3 इंच लंबा, जबकि ऊपर से ज़ख़म का निशान दाएं जानिब 2 इंच लंबा था, जिसके इर्द गिर्द स्टिचेस के निशान थे। ज़ख़म देखकर हसाम ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। हाथ की पुश्त उस ज़ख़म पर फेर कर हयाम को कपकपाने पर मजबूर कर गया। झुककर नरमी से अपने लब उस निशान पर रख और कुछ देर वैसे ही झुका रहा। अपने पेट पर हसाम के होंठों का लम्स महसूस करके हयाम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। अपना कपकपाता हाथ हसाम के कंधे पर रखना चाहा, मगर हसाम की सिसकियों पर हाथ वहीं थम गया। हसाम की आंखों से बहने वाला गर्म स्याल हयाम को अपने पेट पर महसूस हुआ तो हयाम ने तड़प कर उठना चाहा, मगर इससे पहले ही हसाम ने उठकर हयाम को खुद में भींच लिया। मैंने सब ठीक करने की कोशिश की, लगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम लोगों की और अपने भाइयों की हिफाजत कर लूँगा, लेकिन मैं हर बार नाकाम हो गया हयाम। मैं ना तुम्हारी हिफाजत कर पाया, ना अपने भाइयों की। मेरे गलत फैसले की वजह से तुम सबको तकलीफ़ से गुजरना पड़ा, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे एक एक आंसू, तुम्हारी तकलीफ़, हर चीज़ का हसाम राजपूत सूद समेत बदला लेगा। पहले तुम और आखिर में पहले नम और आखिर में आग सी तपिश लिए लहजे में घरा कर कहा तो हयाम ने डरते हुए हसाम की जानिब देखा, जो उसे सख्ती से अपने सीने में भिंचे हुए था। इसमें आपका कसूर नहीं है हसाम, हम सिर्फ दुश्मनों से लड़ते रहे, मगर इस बात से अनजान रहे कि हमारे अपने ही हमारी पीठ पर वार कर रहे हैं। अब हम साथ हैं और सब जानते भी। अब हम साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। हसाम के सीने पर सर रख के कहा तो हसाम ने इस बात में सर हिला दिया। अब हटे भी और जाने दे मुझे, हसाम का आसार तोड़ते हुए कहा तो उसने हैरान नज़रों से हयाम की जानिब देखा। कहाँ जाना है? हसाम ने हैरत से इस्तफार किया। क्या मतलब? घर जाऊंगी। और आप क्यों चाहते हैं आपकी महबूबा को वक्त से ही हार्ट अटैक फेल हो जाए? हयाम ने उठते हुए कहा तो उसे देख हसाम भी अपनी जगह से उठा। उसके दिल की फ़िक्र है, लेकिन मेरी नहीं, जो हर बार दूर हो जाती हो। अगर इस सब में मेरे दिल को कुछ हो गया। अभी हसाम आगे कुछ कहता कि हयाम ने अपने होंठ हसाम के होंठों पर रख दिए, जबकि हसाम बेयकीनी की कैफियत में खड़ा अभी कुछ समझता कि हयाम भागने के अंदाज में वहाँ से निकली, जबकि हसाम अभी भी वहीं बेयकीनी की कैफियत में खड़ा था। जब तक कुछ समझ आया तब तक हयाम वहाँ से गायब हो चुकी थी। अपने बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कदम रूम में रखे जहाँ हयाम की खुशबू फैली हुई थी। अपनी शॉल और वजूद से उठती हयाम की खुशबू हसाम को सरशार कर रही थी।
बसाम ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो नीचे पड़े बॉक्स से टकरा कर गिरते गिरते बचा, जबकि सामने हसाम, तानियाल और फ़ातीन लड़कियों के कपड़ों में से अपनी अपनी पसंद के ड्रेसेस एक साइड पर कर रहे थे। लाउंज में जहाँ बजहाँ बॉक्सेस पड़े हुए थे, टेबल से लेकर सोफे और नीचे बिछे कालीन पर मुख्तलिफ चॉकलेट्स और ज्वेलरी बॉक्स पड़े हुए थे। ये सब क्या है? अपनी हैरानगी पर काबू पाकर बसाम ने सामने मसरूफ़ 3 हस्तियों को देखकर पूछा, जो ऐसे एक एक ड्रेस देख रहे थे जैसे खुद पहनना हो। ओह, तुम आ गए, चलो अच्छा है, तुम भी अपनी पसंद के ड्रेस देख लो। बसाम ने चौंक कर गर्दन पीछे करके बसाम को देखा और वापस ड्रेस देखते मसरूफ़ अंदाज में कहा। तो बसाम ने कानों को हाथ लगाए। अस्तगफिरुल्लाह, माना कि लंदन रहकर आया हूँ, मगर अब ऐसा भी नहीं कि लड़कियों के कपड़े पहन लूँ। बसाम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो दानियाल ने पलट कर उसे घूरी से नवाजा। तो तुम्हें लगता है कि हमारा करैक्टर ख़राब हो गया जो लड़कियों के कपड़े पहनेंगे? फ़ातीन ने सख्त लहजे में कहा। तो बसाम ने कंधे अचकाए। आप लोग क्या सारा मॉल फार्म हाउस में ही उठा लाए हैं? बसाम ने नीचे पड़े बॉक्सेस को साइड पर करते सोफे पर बैठते हुए कहा। तो दानियाल उसकी जानिब आया। हम मॉल गए थे, लेकिन हमें लड़कियों की शॉपिंग करता देख लोग पता नहीं क्यों अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर भाई ने यहाँ के मशहूर डिज़ाइनर से कांटेक्ट करके सब कुछ घर ही मंगवा लिया। अब तुम भी इंसान बन के इसमें से मासिया के लिए देख लो अपनी पसंद का, वरना ये ना हो वो तुम्हें रुखसती देने से ही इनकार कर दे। दानियाल ने कहका लगाकर कहा। तो बसाम टेक लगा हटाकर सीधा हो बैठा। मतलब ये सब रुखसती के लिए? बसाम की हैरानगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी बिल्कुल, हमने नेट पर सर्च किया था। डेट फाइनल करने जब लड़के वाले जाते हैं, कुछ मीठा, कपड़े, ऐसी ही चीज़ें लेकर जाते हैं। हर वीडियो में कुछ अलग अलग बताया था, तो हमने सब ऑर्डर कर लिया। जूते, मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी। मीठे में मिठाई तो वो खाएंगी नहीं, तो इन सब की पसंद की चॉकलेट्स भूल जाते हुए ले जाएंगे। और भी बहुत कुछ था, जिसमें से ये तो हो गया। पति ने कुछ फ्रॉक, साड़ी और लहंगे एक साइड पर करते हुए कहा। तो बसाम की आंखें पल में चमकी। और फिर क्या लड़की वही कपड़े पहनती है जो लेकर जाते हैं? बसाम ने शौक लहजे में पूछा। तो पति ने बिना ध्यान दिया इस बात में सर हिलाया। जाहिर है उसके ससुराल से आया होगा, और जब ख़ास तौर पर शौहर लाए तो वही पहनेगी। दानियाल ने ज्वेलरी देखते हुए कहा। तो बसाम ने अपने चेहरे पर रक्स करती मुस्कुराहट को दांतों तले लब दबा कर रोका। आंखों के सामने मासिया का दिलकश सरापा लहरा गया। ओके, तो फिर अपनी बीवी की शॉपिंग मैं खुद कर लूँगा। इसमें से कुछ भी मेरे और मेरी बीवी के काम का नहीं। बसाम ने मुस्कुराते हुए सामने पड़े जूतों के बॉक्स को पाँव से ठोकर मारते हुए कहा। तो दानियाल का पारा पल में हाई हुआ, क्योंकि इसमें तो दानियाल की परी के लिए लाल रंग के जूते थे। यह क्या हरकत है? अगर अभी ये ख़राब हो जाते? दानियाल ने जल्दी से बॉक्स पकड़ के उसे खोलते हुए देख कर पूछा, जबकि हसाम और फ़ातीन भी फिक्रमंदी से उसके सर पर आ खड़े हो गए और अब तशवीश से बॉक्स में जूता देख रहे थे। जबकि बसाम मुँह खोले अपने भाइयों को लोग उनकी ये हरकतें देख ले तो बसाम बेचारे की क्या इज्जत रहे। अगर यहाँ तुम्हारे शयान शान कुछ नहीं तो बेशरम इंसान दफ़ा हो जाओ यहाँ से, फ़ातीन ने भड़क कर कहा। तो बसाम ने पहले हैरत और फिर कमीनगी मुस्कुराहट से फ़ातीन को देखा। और मैंने आपसे पूछा था कि कल रात अनान भाभी को घर क्यों जाने दिया? बसाम ने आंखें पटपटाते हुए पूछा। तो हसाम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जबकि फ़ातीन एक पल के लिए सटपटा गया। क्या मतलब? घर ही जाना था उसने, और मेरे पास क्यों रुकती? अपने लहजे को हद्दुल इम्कान सख्त रखते कहा। तो बसाम ने कहका लगाया। नहीं, मुझे लगा शायद अपनी ज़िंदगी की वो हसीन सुबह जिसे आप अनान के चेहरे पर खिलते रंगों को देखकर शुरू करना चाहते थे। अभी बसाम कुछ और कहता कि फ़ातीन ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा, जबकि दानियाल के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। क्या मतलब इस बात का? हसाम ने सख्त लहजे में इस्तफार करते फ़ातीन को पीछे करके पूछा। तो बसाम जल्दी से हसाम के कंधे के पास खड़ा हुआ। भाई, ये दोनों हमारे साथ धोखा कर चुके हैं। हम यहाँ रुखसती के इंतज़ार में बैठे हैं और ये दोनों आपको ताया और मुझे चच्चा बनाने का काम कर आए हैं। बसाम की बेशर्मी पर फ़ातीन का दिल चाहा उसकी गर्दन तोड़ दे। दांत किचकिचाकर अपने उस छोटे भाई को देखा, जबकि बसाम की बात पर एक पल को हसाम भी सटपटा गया, जबकि दानियाल अपनी खूनख्वार नज़रों से बसाम को घूर रहा था, जो अब मासूम शक्ल लिए हसाम के साथ खड़ा था। तुम दोनों तो 1 मिनट में यहाँ से गायब हो जाओ, इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, और चच्चा से खुद जाकर अपनी रुखसती मांगना। लेकिन इसकी भी क्या ज़रूरत है? आज कर अपनी बीवियों को घर ही ले आना, हसाम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तो सबसे पहले दानियाल वहाँ से रफू चक्कर हुआ, जबकि फ़ातिम बसाम को घूरते हुए बाहर जाने के बजाय अंदर रूम में चला गया।
कल रात जब वो अपने कमरे में जाने लगा तो गेस्ट रूम से आती आवाज़ों को सुनकर उस जानिब आया तो फ़तीन की ये बात सुन चुका था और फिर खुले हुए दरवाजे को आहिस्ता से बंद करके चला गया, जबकि वो दोनों इस कदर घूमते एक दूसरे में कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर भी होश में नहीं आए। भाई देखिए, बस मैं ही मासूम हूँ, हसाम ने मासूम शक्ल बनाकर कहा तो हसाम ने उसकी गर्दन में अपना बाजू लपेटा। उनका तो पता नहीं, तुम पर पूरी नज़र है मेरी। ये जो तुम लिफ्ट बंद करवाते फिरते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं? हसाम ने सख्त लहजे में कहा तो बसाम ने अपनी गर्दन छुड़वाते मासूमियत से उसकी तरफ आंखें पटपटा कर देखा। भाई वैसे वो आपके मासूम भाई के हाथ ही नहीं आती। बसाम की बात पर हसाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे छुपाने के लिए उसने रुख बदल लिया। जाओ कर आओ तुम भी शॉपिंग, फिर साथ में पैकिंग कर लेंगे। हसाम की बात पर बसाम ने इस बात में सर हिलाया और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसे अपना फार्म हाउस कम शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहा था। कुछ दिन बाद, आपको पूरा यकीन है वो इस रास्ते से ही जाएगा? दानियाल ने ड्राइव करते हुए हसाम से पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कैसर हयात कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई जाने वाला है, तो उन्होंने शामिर के साथ मिलकर उसे किडनैप करने का फ़ैसला किया था। असगर हयात कहाँ है, इस बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो लोग पहले उनके गैंग पर नहीं, सिर्फ कैसर हयात और असगर हयात को अपने काबू में करना चाहते थे ताकि पता लगवा सके कि उनकी फूफो का महबूब कौन शख्स था जिसके साथ मिलकर उन्होंने रमज़ान साहब और तस्लीम बेगम को मारा। एयरपोर्ट की तरफ चलो, हसाम ने मैसेज पढ़कर कहा तो दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम कैसर हयात, शामिर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कैसर हयात से कहा जो अपने मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं मेजर शामिर, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या 2 मिनट के लिए इस तरफ आ सकते हैं? शामिर की बात पर कैसर हयात पल के लिए गड़बड़ा गया, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर शामिर के पीछे चल पड़ा। शामिर उसे लिए पार्किंग में आया और उसकी जानिब पलटा। कहिए मेजर, अब यहाँ क्यों लाया मुझे? कैसर हयात ने मजबूत लहजे में कहा तो शामिर ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। क्योंकि तुम जैसे शख्स पर अपनी मेहनत ज़ाया करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अभी कैसर हयात कुछ समझता कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। कैसर हयात ने गाड़ी की तरफ देखना चाहा था, तभी शामिर ने उसके कान के नीचे मखसूस नस को दबाया तो वो अपने होश होकर नीचे गिरता। इससे पहले हसाम ने उसे कॉलर से खींचकर गाड़ी में पटका, जबकि अब ड्राइविंग सीट पर शामिर उसके साथ हसाम और पीछे एक तरफ दानियाल जबकि दूसरी तरफ बसाम बैठा हुआ था और दरमियान में फ़ातीन और उनके पाँव में नीचे कैसर हयात, जिस पर वो तीनों अपने पाँव रखे पीछे टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे थे कि तभी हसाम के मोबाइल पर रिंग होने पर उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो वहाँ जंगल वाली साइड की लोकेशन शो हो रही थी जिस पर हसाम ने अपने लब भींचे। अरहम किसी की वजह से शहर से बाहर गया हुआ था। आज हयाम को कुछ लोगों के बारे में खबर मिली थी कि वो कैसर हयात के उस गैंग के लोग हैं। अब वो उनका पीछा करते करते जंगल की तरफ निकल आई थी, जबकि वो दोनों अपनी अपनी बाइक्स पर आगे जा रहे थे। आगे जाकर जब हयाम को लगा कि वो कार नहीं ले जा सकती तो जल्दी से कार से बाहर आई, अपना पिस्टल लोड करके पीछे कमर पर अड़सा और मोबाइल ऑन करके सिग्नल देके जो ना आने के बराबर थे, फिर उसे जेब में डालकर दबे कदमों से उस जाने बढ़ी जहाँ वो दोनों दाखिल हुए थे। झाड़ियों से होते हयाम जैसे ही आगे आई तो वो लोग सामने बहते झरने से गुजरते हुए दूसरी जानिब जा रहे थे, जबकि अब बाइक से उतरकर उन्हें हाथों से घसीट रहे थे। हयाम कुछ पल के लिए वहीं रुकी और उनके गुजरने के बाद हयाम जल्दी से झरने की तरफ बढ़ी। पत्थरों पर पाँव रखते खुद पर गिरते ठंड यख पानी से होते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। एकदम से ठंडा पानी खुद पर गिरने से हयाम को अपनी रूह तक कपाहट महसूस हुई, लेकिन मजबूती से कदम पत्थरों पर जमाती वो आगे बढ़ी जहाँ झरने के ख़त्म होने के बाद दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था, जबकि वहाँ एक झोंपड़ी और एक टेंट लगा हुआ था और वो दोनों आदमी टेंट से लकड़ियाँ लाकर बाहर जला रहे थे। हयाम वहीं बैठी उनकी हरकत देख रही थी और उन लोगों को मार नहीं सकती थी, वरना उनके साथियों को पता लग जाता कि उन पर नज़र रखी जा रही है। वो तो बस जंगल में उनके ठिकाने का पता लगवाना चाहती थी। एक आदमी ने झरने की तरफ देखा तो हयाम जल्दी से पीछे हटी, जबकि वो आदमी उसी तरफ आ रहा था। हयाम झरने के बहते तेज़ बहाव के पानी के नीचे एक तरफ को खड़ी हो गई जब वो शख्स हाथ में खाली बोतल लिए उस तरफ आया और आगे जाने की बजाय वहीं से पानी भरा और वापस चला गया, जबकि इतनी ठंड में खुद पर गिरते खून जमा देने वाले ठंडे पानी ने पल में हयाम
को नीला किया, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ी। कपकपाते जिस्म के साथ पत्थर से टेक लगाकर उन्हें देखने लगी, जो काफ़ी देर आग के सामने बैठे रहे और फिर कुछ देर इर्द गिर्द घूमी और वापस अपनी बाइक्स पर बैठकर झरने की जानिब आए, जिन्हें देख हयाम फिर से झरने से गुजरकर झाड़ियों में छुप गई। थोड़ी देर बाद उनके जाने का यकीन करके वापस उसी तरफ गई। या अल्लाह, आज तो लग रहा है महीने के सारे शावर एक साथ ही ले लिए। आग के आगे बैठकर अपने हाथों को गरमाइश पहुंचाते हुए कपकपाते लहजे में कहा। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हयाम ने उस जगह का जायज़ा लेने की कोशिश की। फिर उठकर टेंट की जानिब कदम बढ़ाए तो वहाँ खाने पीने और लकड़ियों का कुछ सामान पड़ा था। वहाँ से निकलकर झोंपड़ी में आई तो वहाँ 2 चारपाइयों के अलावा कुछ नहीं था और साइड पर 2 ही चादरें पड़ी हुई थी। अभी हयाम पड़ती के नीचे गिरी कांच की चूड़ियों पर नज़र पड़ी तो ठठक कर रुकी और झुककर उन चूड़ियों को हाथ में लिया। आज मंगल है, मतलब हफ्ते या इतवार की रात यहाँ किसी लड़की को लाया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। शायद किसी और थाने में हो। हयाम ने अपने लब बुरी तरह से कुचलते हुए सोचा। अभी वो उठती कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी, और सामने ज़मीन पर किसी का साया देखकर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का यकीन हो गया। अपनी कमर में हाथ डालकर पिस्टल निकाली और खड़ी होकर उसका रुख सामने वाले पर किया, मगर अपने पीछे हसाम को सुर्ख हंगारा आंखें लिए भीगे कपड़ों समेत देखकर एक पल को ठटकी, जबकि हसाम अब छोटे छोटे कदम लेता हयाम की जाने बढ़ रहा था। हसाम के चेहरे के सर तासुरात देखकर हयाम ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जबान फेरी और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर फरार का रास्ता तलाश करना चाहा, क्योंकि दरवाजे के सामने तो वो इस्तादा था। यहाँ अकेली क्या लेने आई थी तुम? दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो हयाम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो हसाम मेरी जॉब, अपने खुश्क पड़ते होंठों को बार बार तर्क करती मुनमुनाकर कहना चाहा तो हसाम ने एक ही जस्त में हयाम तक पहुंचकर उसके बाजू अपनी आहिनी गिरफ्त में दबोचे। जॉब माई फुट हयाम, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हारी फिक्र में मेरी जान सूली पर लटकी रहती है सारा दिन। हर पल दिल इस डर में मुब्तला रहता है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का पता लगा तो 100 वसवसे दिमाग में आए। जानती भी हो किस तरह यहाँ पहुँचा हूँ मैं? अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी मुझे। लहजे में आग सी तपिश लिए थाड़ा तो हयाम ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, जो लाल भभूका चेहरा लिए और आग बरसाती आंखों से उसे ही घूर रहा था। तेज तेज सांस लेते खुद के गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता वो हयाम को लर्जने पर मजबूर कर गया। अपने बाजू में धंसी हसाम की उंगलियां हयाम को कराहने पर मजबूर कर रही थी। हसाम की दीव कामत जिसामत के सामने हयाम को अपना आप तपता महसूस हुआ। हसाम में जाने वाली थी बस। हिम्मत करके हसाम का गुस्सा कम करने के लिए कहा तो उसने एक झटका देकर हयाम को अपने सीने में भींचकर अपना हसार उसके गिर्द बांध लिया। तुम आई ही क्यों? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जो अकेले मुंह उठाकर यहाँ चली आई? कुछ हो जाता फिर? और इतनी ठंड में क्या ज़रूरत थी पानी में से गुजरने की? पहले करख्त और आखिर में फ़िक्र से इस्तफार किया तो हयाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हयाम को कंधों से थामकर अपने सामने किया तो भीगे वजूद की तमाम रानाइयाँ अयां हो रही थी, जिस पर हसाम ने अपना होंठ दांतों तले दबाया और शोक नज़रों से हयाम को सर से पांव तक देखते वो हयाम को कंफ्यूज कर गया। हसाम की नज़रों के ताक़ुब में हयाम ने जब अपने वजूद पर निगाह दौड़ाई तो शर्म और खजालत से डूब मरने का दिल किया। हयाम ने रुख बदलना चाहा तो हसाम ने कंधों से थामे खुद के करीब कर लिया कि अब हयाम को अपने चेहरे पर हसाम की दहकती सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। गाल दहक कर गुलाबी हुए, जबकि गुलाबी होंठ जो इस वक्त सर्दी के बायस नीले पड़ रहे थे बुरी तरह से कपकपा रहे थे। सर्दियों की खामोश शाम हर सू अपने पर फैला चुकी थी। खामोशी में दोनों की तेज़ धड़कनों का शोर रक्स कर रहा था। धोंकनी की मानित चलती सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी। हसाम अपनी मखमूर होती नज़रों से हयाम को अपने इतने करीब महसूस कर रहा था। हयाम के बालों में हाथ डालकर उसका सर पीछे को झुकाया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरा सांस भरकर उसकी खुशबू को महसूस किया। हयाम की शहरक पर शिद्दत से अपना दहकता लम्स छोड़ा तो हयाम ने अपने दोनों हाथों में मजबूती से हसाम की जैकेट पकड़ी। अब बस भी करो, जान से मारने का इरादा है क्या? फ़ातीन ने झुंझलाकर दानियाल को पीछे करते हुए कहा, जो कैसर हयात को मारने के दर पे था। तो तुम्हारे ख्याल से फूलों के हार पहनाऊँ इसे मैं? दानियाल ने दांत पीस कर कहा तो फ़ातीन और बसाम ने नफ़ी में सर हिलाया। हसाम भाई का मुजरिम है ये, वो खुद निमट लेंगे इससे, तो अब छोड़ दो इसे। बसाम ने बाजू से पकड़कर दानियाल को पीछे करते हुए कहा, जो फ़ातीन से काबू में नहीं आ रहा था। ये सिर्फ हसाम का ही नहीं, मेरी बहन का भी मुजरिम है, तो कैसे छोड़ दूँ इसे? दानियाल ने कैसर हयात के चेहरे पर ठोकर मारते हुए कहा, जो होशो हवास से बेगाना ज़ख्मी ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जबकि बसाम और फ़तीन ने तासुब से उस बुफरे शेर को देखा जिसने लाख रोकने के बावजूद भी कैसर हयात की दुर्गत बना दी थी।
अब तो वो होश में आकर शायद ही खुद को पहचान सके। बसाम ने आंखों से फ़ातीन को इशारा किया, जिसे समझकर फ़ातीन के होंठों पर मुस्कुराहट आई और वो दानियाल के ऐन पीछे खड़ा हुआ, जबकि बसाम ने बिना दानियाल को समझने का मौका दिए नीचे झुककर उसकी दोनों टांगें पकड़ी, जिस पर दानियाल लड़खड़ाया और पीछे खड़े फ़ातीन ने उसे बाजुओं से पकड़ा और दोनों उसे घसीटते हुए बाहर लाए। जब फ़ातीन ने एकदम से बाजू छोड़े, जिसके बायस दानियाल धड़म से नीचे गिरा। यार दानी, क्या खाते हो? उफ मेरी कमर, फ़ातीन ने अपनी कमर दबाते हुए कराह कर कहा। तो दानियाल ने दोनों को घूर कर देखा, जबकि बसाम ने बेसमेंट के दरवाजे को लॉक करके चाबी अपनी पॉकेट में डाल ली, वरना दानियाल का क्या भरोसा था फिर उसका हशर बिगाड़ने चला जाता। ओके, तो रात में मिलते हैं, बसाम ने हाथ हिलाकर बाहर जाते हुए कहा। तो दानियाल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने। कल डेट फाइनल करने जाना है ना? बसाम ने पलटे बिना कहा। तो दानियाल के होंठों पर नवाल को सोचकर मुस्कुराहट आई, जबकि फ़ातीन ने अपने होंठ भींचे। वो उस दिन के बाद से अनान से नाराज़ था। उसे लगा जब वो छोड़ने जाएगा तो शायद वो अपना इरादा बदल दे और उसके साथ रहे, लेकिन वो चली गई। और सुबह जब फ़ातीन ने उसे कॉल की तब भी उसने बात नहीं की, जिसकी वजह से फ़ातीन उससे नाराज़ हो गया। मगर लाशऊरी तौर पर अनान के मिलने या कॉल करने का वेट करता रहा, लेकिन अनान की तरफ से कोई मैसेज तक मौसूल ना हुआ। तो फ़ातीन ने भी गुस्से से उससे बात नहीं की। होटल के रूम में दाखिल होकर हसाम ने हयाम का हाथ छोड़ा और वहाँ बनी कबर्ड की तरफ बढ़ा। टॉवल निकालकर हयाम के पास आया, जो हसाम की शॉल लपेटे खड़ी थी। अपने बाल ड्राई कर लो इससे। हयाम ड्राइवर को कॉल कर दिए, थोड़ी देर तक ड्रेस लेकर आ जाएगा। हयाम के कंधों से शॉल हटाते हुए कहा तो उसने इस्बात में सर हिलाया, जबकि हसाम ने रूम में बनी खिड़की के पास जाकर उसके पर्दे गिराए और रूम में मौजूद हीटर के पास आकर उसे ऑन किया। जंगल से निकलते हसाम ने गाड़ी जैसे ही रोड पर डाली तो नज़रें हयाम के कपकपाते वजूद पर गई। घर दूर होने के बायस हसाम ने वहाँ रास्ते में मौजूद छोटे से होटल में रुकने का फ़ैसला किया। हीटर ऑन करके हयाम की जानिब देखा, जो शीशे के सामने खड़ी थी। नज़रें हयाम पर टिकाए हसाम ने खड़े होकर अपनी शर्ट उतारकर बेड पर उछाली और अपने कदम हयाम की जानिब बढ़ाए, जो मसरूफ़ से टॉवल से बाल खुश कर रही थी। चौंकी तो तब जब हसाम ने पीछे से अपने हसार में लेकर थोड़ी हयाम के कंधे पर टिकाकर अपने दोनों हाथ हयाम के पेट पर बांधे। हसाम खुश्क पड़ते होंठों को तर करके हसाम को पुकारा, जो आंखें मूंदे हयाम को महसूस करने में मसरूफ़ था। हयाम के पुकारने पर अपनी आंखें वाकी और नरमी से हयाम को कंधों से थामकर रुख अपनी जानिब किया और हयाम के हाथ से टॉवल पकड़कर रूम में मौजूद चेयर पर फेंका और इस्तेहकाक भरी नज़रों से हयाम के कपकपाते वजूद को देखा, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। एवरीथिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल and poignant when done less. So my love, let us tonight make love with our eyes and very legs. खुमार आलूद लहजे में सरगोशी करते हयाम को खुद में समेटने पर मजबूर कर गया। अपने दोनों हाथ हसाम के सीने पर रखे। हसाम के वजूद से उठती मैसूर कुन खुशबू से हयाम को अपने हवास मख्तल होते महसूस हुए, जिस पर हयाम के हाथों में लर्जिश पैदा हुई। नज़रें बेकाबू होती हसाम के सिक्स पैक्स से टकराई और कभी उसके मजबूत बाजुओं से हयाम के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई, जबकि चेहरे पर हसाम की गर्म सांसों की तपिश जिल्द में धंसती महसूस हो रही थी। आर यू ट्राइंग टू सेड्यूस मी? अपनी खुमार आलूद नज़रों से हसाम के मजबूत सीने और फिर चेहरे की जानिब देखकर पूछा। तो हसाम का कहका बेसाख्ता था। और जो तुम करती हो हर पल मुझे कितना मुश्किल होता है अपने इस बेकाबू होते दिल को समझाना, हयाम की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा। तो हयाम ने अपने हाथ हसाम के कंधों पर रख दिए। जब हसाम ने एक ही झटके से हयाम का रुख मोड़कर उसकी पुश्त अपने सीने से टकराई, अपने हाथ हयाम की शर्ट के बटनों पर रखे, बिना उसे समझने का मौका दिए पहले 2 बटनों को शर्ट से जुदा कर दिया। कंधे से शर्ट खिसका कर अपना शिद्दत भरा लम्ब छोड़ने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि हयाम को समझने का मौका तक न मिला। अपनी फेवरेट शर्ट की हालत पर हयाम की आंखें पल में नम हुई। कंधे और गर्दन पर जा बजा हसाम के दहकते लम्स को इग्नोर करके हसाम का हसार तोड़कर घुटनों के बल नीचे बैठकर वो बटन उठाए, जबकि हसाम हैरान नज़रों से हयाम को देख रहा था, जो अब खून ख्वार नज़रों से हसाम को घूर रही थी। ये मेरी फेवरेट शर्ट थी हसाम, मेरी बर्थडे पर अनान ने दी थी, दांत पीस कर कहा। तो हसाम ने ताज्जुब से अपनी बीवी को देखा, जो उसकी कुर्बत को कमरे में छाई मायनी खेज खामोशी और उनकी बेतरतीब हुई धड़कनों के शोर को फरामोश करके एक शर्ट का रोना रो रही थी।
मैं इसे अच्छी दिला दूंगा, मगर अभी इधर आओ यार। हसाम ने झुंझलाकर अपना हाथ हयाम की तरफ बढ़ाते कहा, जिस पर हयाम ने चपत रसीद की और बेड की जानिब कदम बढ़ाए। सामने मुंह खोले हयाम की पुश्त को देखा, जो हाथ में थामे बटनों का मुआयना करने में मसरूफ़ थी, और फिर लंबे लंबे डंग भरता उसके सर पर जा खड़ा हुआ। हयाम के हाथ से झपटने के से अंदाज में वो बटन लिए और दूर उछाल दिए। अब तक जो वक्त गुजर गया उस पर सब्र कर चुका हूँ, मगर अब तुम मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हयाम, सख्त लहजे में चिंगाड़ते हुए कहा, और हयाम को बेड पर धक्का देकर अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द टिका दिए। सिर्फ मुझे सोचो, मुझे चाहो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रह जाओ हयाम। हयाम की गर्दन पर जा बजा अपना दहकता लम्ब छोड़ते, गमगीर लहजे में सरगोशियाँ करते उसकी धड़कनों को पूरी तरह से मुंतशिर कर गया। एकदम से करवट बदलकर हयाम को अपने सीने पर किया, जिसके बायस हयाम के नम बाल हसाम के चेहरे पर बिखर गए। हयाम ने अपने बाल चेहरे से हटाए तो नज़रें सीधा हसाम की लो देती नज़रों से टकराई। एकदम से झुककर हसाम के गाल पर अपने दांत गाड़ दिए, जिस पर हसाम ने मध्यम कहका लगाया। हयाम का सर तकिए पर टिकाकर उस पर झुक आया। नाउ गेट रेडी फॉर रिवेंज वाइफी। हयाम के गाल पर उंगली ट्रेस करते आंख दबाकर कहा तो हयाम को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। हथेलियां पसीने से तर हो गईं। अपने लब हयाम की ब्यूटी बोन पर रखे तो हयाम ने अपने नाखून हसाम की गर्दन पर चबो दिए। इस तशद्दुद पर हसाम के होंठों पर मुस्कुराहट आई और सर उठाकर हयाम को देखा, जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी। गुलाबी लब पूरी तरह से कपकपा रहे थे। हयाम के माथे और आंखों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर अपना सर हयाम के सर से टिका दिया। अपने होंठों पर हयाम की तेज़ होती सांसों की तपिश महसूस करके दिल में गुदगुदी सी हुई। एक हाथ हयाम की कमर के गिर लपेटकर, जबकि दूसरा उसके बालों में उलझाकर पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुकाया। हयाम के पाँव की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर अपने वजूद का सारा बोझ हयाम के नाजुक वजूद पर डाल दिया, जबकि हयाम का नाजुक वजूद हसाम की शिद्दतों पर पल में पसीने में भीग गया। कतरा कतरा हयाम की सांसों को खुद में अंडेलते हयाम को भी होशो खर्च से बेगाना कर गया। हयाम की अखड़ती सांसों को महसूस करके अपने होंठ नरमी से पीछे किए। कमरे की मायनी खेज खामोशी में दोनों की धौंकनी की मानित चलती सांसों का शोर बरपा था। हसाम की बंद आंखों को देख हयाम ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डालकर अपने होंठ हसाम के होंठों से उलझा दिए। हयाम के बाजू गर्दन से निकालकर हसाम ने उसकी उंगलियों में ज़बरदस्ती अपनी उंगलियां उलझाकर सर के ऊपर बेड पर दोनों हाथों को लॉक कर दिया। वो दोनों मदहोश से एक दूसरे पर शिद्दतें लुटाते एक दूसरे की कुर्बत में दुनिया को भुला बैठे थे। जैसे जैसे रात सिरक रही थी, वैसे ही हसाम राजपूत की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। हसाम राजपूत के लिए ये दूरी कितनी जानलेवा थी। अपनी शिद्दतों से वो अच्छी तरह हयाम को बावर करवा चुका था। हो गया सब? बसाम ने चहकते हुए पूछा तो दानियाल और फातिन ने घूर कर उसे देखा, जिसने किसी भी काम में उनकी हेल्प नहीं की। बस ये परफ्यूम्स रह गई हैं, दानियाल ने परफ्यूम्स को पैक करते हुए कहा तो बसाम ने इस बात में सर हिलाया कि तभी चेहरे पर शोक मुस्कुराहट सजाए निखरा निखरा सा हसाम लाउंज में दाखिल हुआ। आंखें खुशी से चमक रही थी, जिन्हें देख बसाम एक पल के लिए ठटका। रेडी हो तुम लोग तो चलो, फिर देर ना हो जाए, हसाम ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा तो फातिन और दानियाल ने इस बात में सर हिलाया, जबकि बसाम अभी भी मशकूक नज़रों से हसाम को देख रहा था। फिर छोटे छोटे कदम लेता हसाम के सामने आकर खड़ा हुआ, जिस पर हसाम ने अब्रू अचकाकर उसे देखा, जिस पर हसाम ने नफ़ी में सर हिलाया। नज़रें एकदम से हसान के निचले होंठ पर लगे कट पर गई तो हैरत और गम से मुंह खुल गया, जबकि हसाम ताज्जुब से बसाम की अजीब हरकतें देख रहा था, जबकि बसाम कभी कट को देखता और कभी हसाम को। क्या मसला है बसाम यार, जा क्यों नहीं रहे, लेट हो जाएंगे, हसाम ने झुंझला कर कहा तो बसाम सर हिलाकर आगे बढ़ गया। क्या उन्होंने भी मुझे धोखा दिया है? 2 कदम चलकर पलटकर हसाम की पुश्त को देखकर सोचा। अपने पीछे बसाम को रुकते महसूस करके हसाम ने खूनख्वार नज़रों से घूरा तो बसाम गड़बड़ा कर आगे बढ़ा। नहीं, ये भाई शरीफ है मेरा, इस पर शक करना नहीं बनता। अपनी सोच पर लानत भेजते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। वो लोग जैसे ही राजपूत मैंशन में दाखिल हुए तो वहाँ हयाम लोगों की कार्स देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो सब भी आज घर ही हैं। लाउंज में सारा सामान 4 हिस्सों में रखवा कर वो चारों अपने अपने गिफ्ट्स के सामने बैठ गए। तभी मुलाजमा ने बताया कि रिजवान साहब तो उम्रे पर गए हैं, तो वो चारों काफ़ी हैरान हुए। आप हयाम और अनान लोगों को बुला लाएं, हसाम ने मुलाजमा से कहकर सोफ़े से टेक लगा ली। क्या मतलब चाचू?
अगर 2-3 माह तक नहीं आए तो हमारी रुखसती नहीं होगी? फ़ातिन ने दुख भरे लहजे में पूछा। तो इसके सवाल पर बसाम ने भी जल्दी से सर हिलाया। फ़ातिन का तो दिल चाह रहा था कि अभी रुखसती मिल जाए ताकि वो अपनी जनूनी और जंगली बीवी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाकर खुद में कैद कर ले और गिन गिन कर उससे इग्नोर करके बदले ले। मगर इस वक्त तो दिल के अरमान आंसुओं में बहे महसूस हो रहे थे। अभी हसाम कुछ कहता कि सामने सीढ़ियों से वो चारों आती हुई दिखाई दी, जिस पर उन चारों के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। हयाम को करीब आता देख हसाम अपनी जगह से खड़ा हुआ, जिसे देख दानियाल और बसाम भी खड़े हुए, जबकि फ़ातिन ने नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर जमा दी। अलबत्ता इतने दिनों बाद उस दुश्मन जान को सामने देख दिल पल के लिए साकित हुआ। एक ही नज़र में उसका जायज़ा ले चुका था। लाइट ग्रीन कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ वाइट कैपरी पहने, बालों की टेल पोनी बनाए, वो सीधा उसे अपने दिल में उतरती महसूस हुई। अस्सलाम वालेकुम, उन चारों ने मुश्तरका सलाम किया। ये सब हमारे लिए है क्या? अनान ने खुशी से चहकते हुए पूछा। तो हसाम और दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। और ये चच्चा नानो लोगों के लिए, दानियाल ने टेबल पर पड़े गिफ्ट्स की तरफ इशारा करके कहा। तो अनान ने खुशी से सर हिलाया और कदम गिफ्ट्स की जानिब बढ़ाए, जबकि बसाम तो सब कुछ फरामोश किए माइसा को निहारने में मसरूफ़ था। हम लोग रुखसती की डेट फाइनल करने आए थे, मगर तुम लोगों ने बताया ही नहीं कि चाचू उम्रे पर गए हैं, हसाम ने हनान से कहा, जिस पर हयाम के दिल ने एक बीट मिस की। रात ही तो वो शख्स की जानलेवा कुर्बत अपनी नाजुक जान पर झील चुकी थी। रुखसती की बात तो उसने भी करनी थी, मगर वो तो सफ़िया बेगम की वजह से। लेकिन अब तो अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। अपने चेहरे पर पड़ती हसाम की गहरी नज़रें उसे बुखला रही थी। हयाम ने नज़रें उठाकर हसाम की जानिब देखा तो वो उसे ही देख रहा था। नज़रों का तसादुम हयाम के लिए जानलेवा साबित हुआ, जबकि हयाम के आंखों में रत जगह की सुर्खी देख हसाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। इनमें से मेरा कौन सा है? अनान ने गिफ्ट्स देखते इश्तियाक से पूछा। तो दानियाल ने लब दबाकर फ़ातिन के सामने पड़े बॉक्सेस की तरफ इशारा किया। तो अनान फ़ौरन से फ़ातिन के साथ सोफे पर बैठकर बॉक्स को खोलकर देखने लगी, जबकि अनान के इस तरह पास आकर बैठने पर फ़ातिन का दिल पल के लिए डगमगाया। दिल ने एक नज़र देखने पर एहतजाज किया तो बुरी तरह से उसे झड़क कर नज़रें स्क्रीन पर टिकाई। नवाल धीमे कदम लेती दानियाल के साथ आकर बैठी तो दानियाल ने एक बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे नवाल ने मुस्कुराते हुए थामा। लेकिन जैसे ही खोला, उसमें प्योर रेड कलर की साड़ी देखकर गाल भी दहक कर सुर्ख अंगारी हुए, जिस पर दानियाल ने दांतों तले लब दबाकर उसे देखा, जबकि नवाल ने हड़बड़ाकर दूसरा बॉक्स पकड़ा, फिर तीसरा, और न जाने कितने ही बॉक्सेस में सिर्फ रेड कलर का ही सब कुछ था। ये सब आपने पसंद किया है? अनान की मध्यम सरगोशी में पूछने पर फ़ातिन का दिल धड़का, जबकि उसके आप कहने पर गुदगुदी सी महसूस हुई, मगर लाताल्लुक़ बना उसकी बात को इग्नोर किया, जिस पर अनान ने घूर कर उसे देखा। भाई, अनान ने मुखातिब किया तो दानियाल और हसाम ने उसकी जानिब देखा। सॉरी, आप माइंड तो नहीं करेंगे? अनान ने मासूमियत से कहा। तो हसाम ने संजीदा नज़रों से उसकी जानिब देखा। नहीं बेटा, तुम बताओ, दानियाल ने नरम लहजे में कहा। तो अनान ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते आंखें पटपटाकर उनकी जानिब देखा, जबकि फ़ातिन का रवां रवां कान बना अपनी बीवी की गुल अफशानी सुनने को बेकरार था। एक्चुअली मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, इनमें से कुछ भी मेरे टेस्ट का नहीं। अनान के कहने पर दानियाल ने चेहरा झुकाकर मुस्कुराहट रोकी, जबकि हसाम ने फ़ातिन का गुस्से से धुआं आता चेहरा देखा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलकर अपनी पसंद का ले लेना, मगर ये भी रख लो, हसाम ने नरमी से कहा। तो अनान ने ऐसे चेहरा झुकाकर इस बात में सर हिलाया जैसे बहुत जुल्म उस पर हो गया हो। लेकिन जैसे ही माइसा ने अपना बॉक्स खोला जो बसाम ने उसकी जानिब बढ़ाया था, उसमें ब्लैक नेट की नाइटी देखकर उसका चेहरा पल में पक हुआ। हैरान नज़रों से अपने साथ बैठे अपने नमूने नुमा शौहर को देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। माइसा के देखने पर आंख विंग की, जिस पर माइसा ने गड़बड़ाकर दूसरे बॉक्स खोले, मगर सब में एक से बढ़कर एक वाहियात ड्रेसेस देखकर माइसा का दिल किया बसाम का मुंह नोच ले। मैं आती हूँ, हयाम ने बाहर की जानिब जाते हुए कहा। तो हसाम ने इस बात में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हयाम ने अंसारी साहब को देखकर कहा। तो अंसार साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार देकर उसका जवाब दिया, सब खैरियत है ना बेटा? जी अंकल, एक्चुअली वो आपको बताया था ना रुखसती के बारे में, हयाम ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए कहा। तो अंसार साहब के होंठों पर मुस्कुराहट आई। जी बिल्कुल। तो अंकल, वो हसाम लोग डेट फाइनल करने आए हैं, बाबा तो है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आज बाबा की जगह आप हमारे बड़े बनकर उनसे बात करें। हयाम के कहने पर अंसारी साहब ने नम आंखों से हयाम को देखा। काश ये लड़की उनके बेटे का नसीब होती।
उन्होंने दिल में सोचकर हयाम को चलने का इशारा किया और अपना मोबाइल पकड़कर उसके पीछे चल पड़े। आप अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं गए अंकल? हयाम ने साथ चलते हुए पूछा तो उन्होंने मध्यम कहका लगाया। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम दोनों ज़बरदस्ती मुझे बीमार साबित करने पर तुले हो ताकि मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊँ, अंसारी साहब ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा तो हयाम ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए तो हसाम लोग उन्हें देखकर उनके एहतराम में खड़े हो गए। ये सब वो वीडियो में देख कर आई थी कि अगर लड़का साथ जाए तो जब भी लड़के की फैमिली से कोई मिलने आए तो एहतराम में खड़ा होना है, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। बस वही रूल्स फॉलो कर रहे थे। और फिर अंसारी साहब ने एक हफ्ते बाद की डेट फाइनल कर दी और फिर हयाम और नवाल ने खाना लगवाया तो सब ने अच्छे माहौल में मिलकर खाना खाया। तुम नाराज़ हो मुझसे? अनान ने फ़ातीन की तरफ सर झुकाकर सरगोशी की, जिस पर उसने सर नज़रों से अनान को देखा। भाड़ में जाओ, नखरे ही जनाब के ख़त्म नहीं हो रहे, अनान ने मुंह बसोरकर फ़ातीन से कहा, जिस पर उसने चम्मच पर पानी पर गिरफ्त सख्त की और एकदम से वहाँ से उठता लंबे लंबे टंग भरता बाहर चला गया, जबकि सब हैरानगी से उसकी पुश्त देख रहे थे। जबकि अनान सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ थी। अनान ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और सारी लाइट्स ऑन की और जैसे ही पलटी तो नज़र बेड पर लेटे फ़ातीन पर गई, जो अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे और सुर्ख आंख के लिए अनान को घूर रहा था। क्या मसला है? क्या लेने आए हैं आप? अनान ने बेड के पास आकर गुस्से में कहा तो फ़ातीन ने अपनी सर्द आंखों से उसे देखा और उठकर बैठा। जितनी भी ड्रेसेस हैं अभी के अभी मुझे पहन के दिखाओ, सर सपाट लहजे में कहा तो अनान ने उसे किसी भी खातिर में ना लाकर तंजिया नज़रों से फ़ातीन को देखा। और तुम्हें लगता है कि मैं अनान राजपूत आपका ये हुक्म बजा लाऊंगी? सवालिया लहजे में कहा तो फ़ातीन ने अपने जबड़े भिंचे और कदम बॉक्सेस की जानिब बढ़ाए। एक बॉक्स से ऑरेंज और लाइट पैरेट कलर का लहंगा निकालकर अनान की जानिब किया। मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, सो चुपचाप ये ड्रेस पहन कर आओ, अपने इश्तियाल पर बामुश्किल काबू पाकर अनान से कहा, जिसने मुंह बसोरकर उसे देखा और अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाए। जब फ़ातीन ने गुस्से से बॉक्स नीचे ज़मीन पर पटका और एक ही जस्त में अनान तक पहुंचकर उसका बाजू दबोचकर रुख अपनी जानिब किया। आह जंगली इंसान, छोड़ो मेरे बाजू, अनान ने अपने बाजू फ़ातीन की सख्त गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए कहा, जिस पर फ़ातीन ने सख्त गिरफ्त करके उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हें एक ही बार कही मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? जब कहा था कि अब दूर गई तो सच में सांस बंद कर दूंगा, तो तुम्हें क्या लगा जज्बात में कह दिया था? अनान के चेहरे पर दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो अनान को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। अनान को एकदम से बेड पर धक्का दिया और अपनी शर्ट को उतार कर बेड पर फेंका। फ़ातीन के इस तरह धक्का देने पर अनान औंधे मुँह बेड पर गिरी। अभी वो संभलती कि फ़ातीन ने अपने दोनों बाजू उसके इर्द गिर्द जमा दिए। जितनी दूर तुम जाओगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा और हर बार मेरी शिद्दतें तुम्हारे लिए जानलेवा साबित होंगी, सर्द लहजे में सरगोशी करता वो अनान की आंखें पल में नम कर गया। नहीं, हटो पीछे फा, अनान ने फ़ातीन के सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा, जिस पर फ़ातीन ने उसकी कलाइयाँ अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर पैट से टिका दी। बिल्कुल नहीं जानेफा, अभी तुम्हें एहसास ही कब हुआ है कि तुम्हारी दूरी में किस कदर तड़पा हूँ मैं, और जब तक वो तड़प मेरी इस नाजुक वजूद पर उतार ना दूँ तुम्हें इस तड़प का कैसे अंदाज़ा होगा। बोझल लहजे में सरगोशी करके अनान के कान की लो को अपने दांतों तले दबाकर छोड़ा और फिर अनान की मज़ाहमतों और आंसुओं को नज़रअंदाज किया उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। अनान के मज़ाहमत करते हाथों को उसके स्कार्फ से बांधकर उस पर पूरी तरह से झुक गया। अपने बाजू पर जलन और तकलीफ़ के एहसास से फ़ातीन ने अपनी खुमार आलूद नज़रों से अपने सीने पर लेटी अनान को देखा, जो नम नज़रों से उसे ही देख रही थी। फ़ातीन के देखने पर उसकी गर्दन पर अपने दांत शिद्दत से गाड़ दिए, जिस पर फ़ातीन ने जबड़े भींचकर तकलीफ़ बर्दाश्त की। इसके बाद अनान ने उसके बाजू गर्दन पर जां बजा अपने दांत गाड़े। अभी वो गर्दन पर झुकती कि फ़ातीन के सरसराती आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। अब अगर एक बार फिर तुमने यही हरकत की तो बदले के लिए तैयार रहना, अनान ने नम आंखों से उस सतमगर को देखा, जो अपनी मनमानियाँ करके ज़बरदस्ती उसे अपने हसार में लेकर अब सो रहा था। कितना रोका था उसने, कितनी मज़ाहमत की थी, मगर उसकी हर मज़ाहमत पर उसने अपनी शिद्दतों में इजाफा ही किया, जिस पर अनान ने खामोशी इख्तियार कर ली। आज फ़ातीन के लम्स में उसे सिर्फ शिद्दत और जुनून ही महसूस हुआ। अपने दोनों बाजू फ़ातीन की गर्दन पर बांध कर चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। तुम बहुत बदतमीज़, बेशर्म और जालिम इंसान हो फ़ा, तुम्हें ज़रा मुझ पर तरस नहीं आया?
फीके लहजे में सरगोशी की तो फ़ातिन ने एक हाथ अनान की कमर जबकि दूसरा उसके बालों में उलझा कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल सामने किया। और अपने बारे में क्या ख्याल है? इतने सालों बाद अगर कुर्बत के कुछ पल नसीब हुए ही थे तो तुमने मुझे वो भी महसूस नहीं करने दिया और छोड़कर चली गई। उस दिन कितनी मोहब्बत और मान से रुकने का बोला था मगर तुम फिर चली गई। कितनी कॉल्स की लेकिन एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। और आज तो हद कर दी। मुझे मनाने की बजाय तुमने मेरे गिफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा तो अनान ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर फ़ातिन की धोंकनी की माने चलती गर्म सांसों से अनान को अपनी जिल्द झुलसती महसूस हुई। मैं बिज़ी थी लेकिन मैंने मैसेज और कॉल्स की थी बट अभी। अनान मुनमनाकर अपनी बात पूरी करती कि फ़ातिन करवट बदल कर उस पर झुक आया। मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ आन, आइंदा मुझे इग्नोर मत करना, कभी भी नहीं, सर्द लहजे में कहता। अनान की नम आंखों में देखा और नरमी से उन पर अपना लम्स छोड़ा जबकि अनान ने सिसक कर उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। तुमने मुझे बहुत तंग किया, नम लहजे में फ़ातिन के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा तो उसने मुस्कुराकर अनान का हाथ थामकर अपने होंठों से लगाया। मगर तुमसे कम, सारा इल्ज़ाम उस पर डालकर अनान के गाल पर अपने लब रख दिए। मैंने कब किया? मुँह बसोर कर रोते हुए कहा तो फ़ातिन ने नरमी से उसके लबों को छुआ। जैसे अब कर रही हो, इतने पास आकर शिकवे करती हुई सीधा दिल पर वार कर रही हो। अपनी बात मुकम्मल करके बिना अनान को समझने का मौका दिया उसके वजूद की गहराइयों में उतरता चला गया जबकि अनान की फिर से सारी मज़ाहमतें धरी की धरी रह गई। एक गाड़ी का नंबर भेज रही हूँ, कल तक मुझे इस लड़की के ऊपर पहुँचने की खबर मिल जानी चाहिए। जहाँ भी जैसे ही मौका मिले गाड़ी समेत उड़ा देना, सफ़िया बेगम ने सफाक लहजे में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। देखा आपने, वो हसाम डेट फाइनल कराया और हमें बताना भी गवारा नहीं किया, सना ने चिल्लाते हुए कहा तो रोती हुई फरा एकदम से सफ़िया की बेगम के सामने आई। क्या फ़ायदा आपकी इतनी मेहनत का? वो सब तो फिर भी साथ हैं। मॉम कुछ करें, शादी रोकिए, मुझे हसाम ला कर दें जैसे भी, फरा ने चिल्लाकर कहा तो सफ़िया बेगम ने परेशानी से अपना माथा पीटा। क्या करूं? कैसे रयात से ना राब्ता हो रहा ना असगर से, और वो हसाम कोई टॉफ़ी है जो लाकर तुम्हें थमा दूं? ना तुम लोग ये मोहब्बतों के खड़ाक डालती तो अब तक उनका खेल ख़त्म कर देना था मैंने। आपने किस लड़की की गाड़ी का नंबर भेजा है? वो हयाम ना हो मॉम, क्योंकि वो मुझे चाहिए। हसाम से डाइवोर्स करवाइए उसकी। फहद के चिल्लाने पर सफ़िया बेगम ने घूर कर अपनी औलाद को देखा। जिन लोगों को वो जान से मारना चाहती थी उनकी अपनी औलादी उनकी मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सबको मारे या अपनी पागल औलाद को दिमाग ख़राब मत करो, दफ़ा हो जाओ तुम तीनों यहाँ से। सफ़िया बेगम ने तीनों को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा तो फरा और सना तन तन करती वहाँ से गायब हुई जबकि फहद अभी भी अपनी माँ को देख रहा था। हयाम को कुछ ना हो वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा तो सफ़िया बेगम ने उसकी बात पर तंजिया नज़रों से उसे देखा। और तुम्हें लगता है तुम अपनी माँ का मुकाबला कर सकते हो? तंजिया लहजे में कहा तो फहद ने अपने जबड़े भींचे और लंबे लंबे डग भरता उनके कमरे से निकलता चला गया। और ये थी इसकी छठी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी क्योंकि ये रवानगी के साथ मैंने पढ़ी है। इसमें वो नहीं था जिस तरह से मैं पहले अटक अटक कर पढ़ रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस पीडीएफ से, उसकी इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी और उसमें कुछ भी वाज़ेह नहीं था। थैंक गॉड कि मुझे एक अच्छा पीडीएफ मिल गया। बहुत मुझे पहले इसको पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और फिर उसका पीडीएफ भी इतना था, तो अब मैं रवानगी के साथ एटलीस्ट पढ़ तो रही हूँ ना। तो खैर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये लॉन्ग नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।